हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पे चर्चा करेंगे। दरअसल यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है और स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग दो अनुच्छेद अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 की चर्चा को समाप्त किए थे और अनुच्छेद 21 से चर्चा प्रारंभ करने थे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या है और फिर आज की सेशन कहाँ तक जाती है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दरअसल अनुच्छेद 21 में यह कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया और इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है तो जो विधि बनी है, जो विधि लागू है, उसी विधि के अनुसार से आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। विधि के समय प्रक्रिया का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जो निष्पक्ष हो यानी पक्षपात रहित हो, उसमें कोई पक्षपात न हो, उसकी हर एक कैटेगरी सही हो और सही से उस नीति को माना जाए, सही से निर्णय लिया जाए। और भारतीय संविधान यह कहता भी है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। यानी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो विधि द्वारा बनाकर तय की गई है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए, उसी प्रक्रिया के अनुसार से किसी व्यक्ति को इससे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। और वह प्रक्रिया जो न्याय संगत भी हो। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पेन का चोरी किया है और उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए तो ये संभव नहीं है। यानी जैसी चोरी किया हो या जैसा कृत्य किया हो उसके अनुसार से ही उसी अनुसार उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जाना चाहिए, यही कहता है यह अनुच्छेद। अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि इसका विस्तार भी कर दिया गया है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ दिया गया है अनुच्छेद 21 से में। इसको दरअसल मूल संविधान में नहीं था, इसे संशोधित करके बाद में जोड़ा गया। दरअसल हुआ था क्या कि शिक्षा के अधिकार को हमारे मूल संविधान में डीपीएसपी में शामिल किया गया था, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारिता नहीं रखते हैं अपनी किसी भी सरकार पे, यानी नीति निर्देशक तत्वों के आधार पे किसी को न चुनौती दी जा सकती है न सरकार को यह कहा जा सकता है कि आप इसे लागू कीजिए। तो यह चीज में हुआ यह कि गरीब बच्चे जो थे, जो शिक्षा को एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वह बच्चे धीरे धीरे पिछड़ते गए। और जब वह बच्चे पिछड़ते गए तो विभिन्न निर्णयों के माध्यम से न्यायालय ने यह कहा कि आप शिक्षा के अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधीन है, इसलिए आप शिक्षा को सुनिश्चित कीजिए। इसी प्रतिक्रिया को देखते हुए, न्यायालय की प्रतिक्रिया को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह तय किया कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया जाए, यानी इसको उस अधिकार में शामिल कर दिया जाए जिसे राज्य को लागू करना ही होगा। इसीलिए 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया और अनुच्छेद 21 ए के माध्यम से जोड़ दिया गया और इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधीन कर दिया गया। अब देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का पैराग्राफ काफी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अपने इस अनुच्छेद को इतना अधिक विस्तृत कर दिया है कि हद नहीं है। सभी अधिकार इसी में शामिल कर दिया गया है, लगभग जितना जीवन जीने के लिए चाहिए। आइए देखते हैं कि इस अनुच्छेद में कौन कौन से अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से शामिल किया है और वह कौन कौन से केस में आए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे तो मैं ऊपर वाला बता ही चुका हूं, नंबर 1 में समाहित किया है निजता का अधिकार। आज के दौर में निजता के अधिकार का पैमाना काफी बढ़ गया है। हर कोई अपने निजी पैलेस और निजता के अधिकार का उपयोग करता है। जैसे मैं एक अगर चीज बताऊं, हम लोग के जैसे उम्र में इस अधिकार का काफी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का अपने गर्लफ्रेंड के साथ या कोई लड़की अपनी बॉयफ्रेंड के साथ अगर कहीं घूम रही है और निजी पैलेस पे है तो ना उसे पुलिस प्रशासन ना उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसे वो जो कर रही है वह करेगी, उसे निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है, बशर्ते वह निजी पैलेस पे होना चाहिए। और ना ही उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करके ना किसी और माध्यम से किसी और को बता भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने फोन में
किसी से बात कर रहे हैं और अगर आपके पिताजी या माताजी या आपके भाई अगर कोई उस फोन के मैसेज को पढ़ना चाहे तो वह भी इस अधिकार का उल्लंघन है। यानी निजता के अधिकार का आजकल काफी उपयोग हो रहा है और इसका पैमाना काफी बढ़ गया है। जैसे मैं एक और एग्जांपल से बताऊं, हुआ यह है कि एक निर्णय में कहा गया है कि जैसे कोई पति पत्नी है और अगर पत्नी किसी इंसान से फोन पे बात कर रही है, मोबाइल चला रही है, उसका कोई निजी बात है तो उसके हस्बैंड भी नहीं जान सकते हैं, या अगर पति की कोई निजी बात है तो अगर वो बात बताना चाहे वाइफ को तो बता सकता है या नहीं बता सकता है। अगर पति या पत्नी इसके बीच में लड़ाई करते हैं तो वह उस व्यक्ति का निजता का अधिकार का हनन होगा, जिस व्यक्ति से मतलब जिस पे आरोप लगाया गया है कि वह व्यक्ति उस इंसान के बारे में हमको नहीं बता रहा है। यानी इसका पैमाना काफी बढ़ गया और आज के दौर में इसका उपयोग भी काफी हो रहा है। यानी निजता के अधिकार आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरा है कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। दरअसल आज के दौर में आपको पता ही होगा, यह एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में निर्णय आया था। आज के दौर में पॉल्यूशन का मामला काफी बढ़ गया है। इस पॉल्यूशन के मामले को देखते हुए एमसी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में भारत संघ पर केस कर दिया कि आप क्या कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर केस कर दिया कि आप पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं। और उसी में न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार जो है वह संविधान के अनुच्छेद 21 के में उल्लेखित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यानी अगर कोई व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है तो स्वस्थ पर्यावरण में रहने का भी अधिकार है। अब देखिए प्रदूषण के खिलाफ अधिकार, यानी अगर आज पॉल्यूशन के मामला जैसे देखें तो दिल्ली जैसे शहर में काफी पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो यह एमसी मेहता बनाम भारत संघ दोनों मामला एक ही है। इसमें क्या हुआ कि प्रदूषण के खिलाफ भी अधिकार है। अगर जनता चाहे, अगर कोई पॉल्यूशन कर रहा है, पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है या पॉल्यूशन को में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वह चाहे तो उसे प्रदूषण के खिलाफ भी अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करके वह प्रदूषण को कंट्रोल करने में सरकार को बाधित कर सकता है। यानी प्रदूषण के खिलाफ भी हम लोग को अधिकार दे दिया गया कि दरअसल बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो स्वच्छ वायु भी तो अपने अंदर ग्रहण करने का अधिकार है। अगर वो स्वच्छ वायु अपने अंदर ग्रहण नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। और आपको पता है कि स्वच्छ वायु को अगर ग्रहण कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उससे विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे फेफड़े का बीमारी, बहुत सारी बीमारी उत्पन्न होती है। तो अगर उसे जीवन जीने का अधिकार है, यानी उसे अगर जीवन जीने का अधिकार है तो उसे स्वच्छ वायु ग्रहण करने का भी अधिकार है। और इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को हमारे जीवन जीने के अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन कर दिया। चौथी बात है शीघ्र चिकित्सा पाने का अधिकार। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में यह निर्णय आया। दरअसल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इससे पहले, यह बात यह होता था ना कि हम लोग के दुर्भाग्य इस देश का यह है कि विभिन्न सालों बाद, बहुत सालों बाद अंग्रेजों के बनाए हुए बहुत सारे कानून देश में लागू हैं और वो हमारे मतलब समझिए कि प्रशासनिक साँचा ढांचा का नींव भी है। होता यह था कि अंग्रेजों ने यह कानून बना के रखा था कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट केस में अगर वह जाता है हॉस्पिटल में तो उसकी सबसे पहले पुलिस रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद उसकी इलाज या चिकित्सीय प्रक्रिया शुरू होगी। और आजादी के बाद भी यह कानून लागू रहा। और जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और वह व्यक्ति अपने जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है इलाज करवाने के लिए और उसका इलाज शीघ्र न की जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और हॉस्पिटल बोल रहा है कि आप पहले पुलिस रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद हम इस चीज को जांच करेंगे और आपका इलाज शुरू करेंगे। तब तक मालूम चलता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केस आए सामने सुप्रीम कोर्ट के। दरअसल बात यह था कि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी और जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसमें होता यह था कि आंदोलन के दौरान अंग्रेज गोली चलाते थे तो गोली किसी आंदोलनकारी को लग जाता था और वो आंदोलनकारी जब भागता था तो अंग्रेजों ने यह कानून इस चीज को समझा कि अगर उसे गोली लग गई है तो वो तो कहीं ना कहीं जाकर इलाज तो करवाएगा
और जब इलाज करवाने जाएगा तो उसको हम पकड़ के अपने अंदर कस्टडी में लेंगे और उसे जेल में डालेंगे। इसी नीति को मानने के लिए अंग्रेज ने कानून बना दिया था, कहा कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस आता है, गोली, जहर और जलना वगैरह वगैरह, इस सभी का अगर कोई केस आता है तो सबसे पहले पुलिस रजिस्ट्रेशन करवाओ और उसके बाद इलाज की प्रक्रिया शुरू करो। तो इस मामले को लेकर परमानंद कटारा जी जो थे वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और भारत संघ पर केस कर दिया कि यह तुम कौन से कानून बना के रखे हो जिससे जिस व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना भी है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट समझा और सुप्रीम कोर्ट समझ गया, निर्णय दे दिया कि शीघ्र चिकित्सा पाने का अधिकार जीवन जीने का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई हॉस्पिटल इसका उल्लंघन करता है तो आओ मेरे पास और मैं उसका शटर बंद करूंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस चीज का उल्लंघन करता है और शीघ्र अतिशीघ्र इलाज नहीं करता है तो लेके आओ, बुलाओ मेरे पास, हम उसके शटर को बंद करेंगे, यानी उस हॉस्पिटल को सीज करेंगे। उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आया होगा। पांचवी बात है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का अधिकार, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। अब देखिए, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ मामले में यह हुआ कि जैसे आप लोग देखेंगे किसी को स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसके धुएं से एलर्जी होती है किसी किसी व्यक्ति को। तो जब उसके व्यक्ति को धुएं से एलर्जी होती है तो वह बीमार पड़ सकता है अगर इस धुएं को अधिक देर तक ले या अधिक समय तक ले। और लोग, आपको पता ही होगा कि भारत में विभिन्न जगहों पे खड़ा होकर सुट्टा मारते रहते हैं। तो इसी मामले को लेकर मुरली देवड़ा ने पहुंचा भारत संघ के खिलाफ केस कर दिया कि इसके लिए तुम नियम क्यों नहीं बना रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि अगर सार्वजनिक जगहों पे अगर कोई धूम्रपान करता है तो उसे दंडित किया जाएगा और यह अपराध होगा। यानी सार्वजनिक जगहों पे धूम्रपान करना निषेध है। जैसे आप लोग विभिन्न जगहों पे देखे होंगे कि धूम्रपान निषेध, इस सब चीज का, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला है। और इसे भी जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत कर दिया कि सार्वजनिक जगहों पे भी अच्छी हवा लेने का सबको अधिकार है, अच्छी वायु ग्रहण करने का सबको अधिकार है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान कोई नहीं कर सकता है। अब देखिए अगला देखते हैं। देखिए, भोजन पाने का अधिकार। जैसे आपको पता होगा कि बीपीएल परिवारों को भारत सरकार मुफ्त में अनाज देती है। दरअसल यह जो मामला है यह पीयूसीएल बनाम भारत संघ के निर्णय के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के पास गया उसी के यह परिणाम है। होता यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, अगर उसे संतुष्टि लायक भोजन यानी उसे पोषक युक्त भोजन अगर ना दिया जाए तो देखते होंगे कि कोई व्यक्ति टीबी जैसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर अच्छा भोजन कोई नहीं करे तो फिर उसे जीवन जीने का क्या मतलब है। अगर सही से अगर कोई पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर रहा है, उसकी उसको विभिन्न बीमारी हो जा रही है और वह व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट युक्त जीवन जी रहा है तो उसको जीवन जीने का अधिकार का क्या प्रयोग कर रहा है वो। तो इसी चीज को लेकर पीयूसीएल पहुंचा था भारत संघ के पास। तो पीयूसीएल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि भोजन पाने का, एक पोषक युक्त भोजन पाने का अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों का है। इसलिए जो व्यक्ति भोजन पाने में असमर्थ है या अपने भोजन को नहीं पा सकते हैं अपने इनकम के द्वारा या अपने परिवार के रिसोर्सेज के द्वारा, तो उसके लिए भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि उसे पोषक भोजन मिले। तो यही था इस निर्णय का परिणाम जो हम लोग आज लॉकडाउन में भी देखे कि मोदी गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने काफी लोगों को अनाज का वितरण किया। देखिए 7वें नंबर को देखते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, विशाखा बनाम भारत राज्य। अब मैं एक चीज बताता हूं, होता यह है कि जो व्यक्ति जैसे कार्यस्थल पे जो महिलाएं कार्य करती हैं या जो महिलाएं जॉब करती हैं उनके साथ पहले होता यह था कि यौन उत्पीड़न कारक किया जाता था, उनको छेड़ा जाता था, छेड़खानी होती थी, विभिन्न प्रकार की उनके साथ गैर व्यवहार किया जाता था, गलत व्यवहार किया जाता था जो सहनीय नहीं थी। तो इसी मामले को लेकर विशाखा जी ने भारत संघ में पहुंचा यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और भारत सरकार पे केस कर दिया कि यह क्या हो रहा है। हमारा तो संविधान कहता है कि समता का अधिकार है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए,
यह आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए सॉरी इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बताइए, हमें कोई कानून बनाइए। तो या सुप्रीम कोर्ट से साथ गुहार लगाए कि सर भारत सरकार तो कानून बना नहीं रही है, आप ही कुछ इसके लिए इंतजाम कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न या छेड़खानी किसी प्रकार का अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो यह अपराध होगा और इसके लिए सजा दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को काफी बढ़ाया है और सुप्रीम कोर्ट को के निर्णयों से तो ये पता चलता है कि दरअसल भारत के नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ही रक्षा कर रहा है। जैसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार से जब सरकार बेरोजगार होती है तो सुप्रीम कोर्ट तमाचा मारता है सरकार पे और कहता है कार्य करो। यानी एक तौर पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही हम लोग के हितों की रक्षा करने के लायक है और करता भी है। अब देखिए 8वीं बात है कि अपने रुचि के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। सफी जहां बनाम केएम अशोकन। अब हम इस चीज को बताते हैं, आज जैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो इस वीक में इसका काफी प्रयोग हो रहा है और आज के दौर में इस अनुच्छेद का तो इतना प्रयोग बढ़ गया है कि सभी युवा इस अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। अपने रुचि के व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार। देखिए हुआ यह था कि सफी जहां बनाम केएम अशोकन के मामले में जो सफी जहां थी उनको जबरदस्ती शादी करवा दिया गया था और जब जबरदस्ती शादी करवा दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का, मैं अपने दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि मैं जिससे टच के होना चाहूं, मैं जिससे फिजिकल होना चाहूं उसी के साथ में हूं, ये मेरे स्वतंत्रता दैहिक स्वतंत्रता के अधीन है। तो अगर मेरी शादी किसी और से करवा दी जाए तो यह तो गलत होगा। तो इसी मामले को लेकर, इसी सभी चीजों को लेकर सफी जहां पहुंची सुप्रीम कोर्ट में और गुहार लगाया कि सर इसके लिए आप कुछ क्यों नहीं मतलब विचार कर रहे हैं। तो इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अपने रुचि के व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार है, यानी जिसमें आपकी रुचि है, जो जिसे आप पसंद करते हैं उसी से शादी करने का आपको अधिकार है। आप किसी और से शादी नहीं कर सॉरी आपको कोई जबरदस्ती या दबाव बनाकर शादी नहीं करवा सकता है। अगर किसी हमारे प्यारे मित्र के साथ ऐसा हुआ हो या हो रहा हो तो वह चाहे तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और जो करवाएगा वो तो पता ही है कि उसके बाद क्या करेगी न्यायालय। यानी अपने रुचि के व्यक्ति के साथ विवाह भी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब देखिए टेलीफोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। जैसे यह जो मामला है यह पीयूसीएल ने किया था भारत संघ पे। इस मामले में हुआ यह कि टेलीफोन टाइपिंग का विरुद्ध जो अधिकार है, यानी होता यह था कि किसी के भी फोन को टाइपिंग कर लिया जाता था, यानी रिकॉर्ड कर लिया जाता था और सुना जाता था कि वह कर क्या रहा है, वो कैसे, मतलब उसकी एक्टिविटी पे ध्यान रखी जाती थी। तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे पीयूसीएल जो है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आप किसी के फोन का टेलीफोन टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। यही था अनुच्छेद 21 का विस्तार और इतना बड़ा हो चुका है अनुच्छेद 21 का जो है मतलब परिधि, काफी परिधि बढ़ गई है अनुच्छेद 21 की। तो इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान से रखेंगे और हाँ जिस केस में जो निर्णय आया है जैसे पीयूसीएल बनाम भारत संघ, सफी जहां बनाम केएम अशोकन, पीयूसीएल बनाम भारत संघ, इस सभी निर्णय को याद रखिएगा किस केस में कौन सा निर्णय आया। तो चलिए अनुच्छेद 21 इसी के साथ समाप्त होता है। हम लोग अनुच्छेद 22 को देखते हैं। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब देखिए हमारा भारतीय संविधान जो है वह इसका भी गिरफ्तार व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिया है। तो आइए देखेंगे गिरफ्तार या निरोध जिस व्यक्ति को किया जाता है उसका क्या अधिकार है और इसी अधिकार पे चर्चा करेंगे। जैसे देखिए विधि दो प्रकार की होती है, एक विधि दांडिक विधि होती है और एक व्यक्ति निवारक निरोध विधि होती है। यानी दांडिक विधि जो होता है उसका उद्देश्य दंड दिलाना होता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है, और जो निवारक निरोध विधि होती है इसको अपराध करने से रोकने के लिए किया जाता है या निरोध कर दिया जाता है। यानी आपको अपने ही घर में निरोध कर दिया जाएगा या किसी होटल में निरोध कर दिया जाएगा या किसी कैंपस में ले जाके आपको रख दिया जाएगा या आपको जेल में ही रख के निरोध कर दिया जाएगा। यही है पूरा मामला। अब देखिए होता यह है कि आप लोग को तो पता ही होगा कि अगर कोई व्यक्ति
अपराध करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसे अरेस्ट करके यह कहा जाता है कि तुम इस दंड को किए हो, और उसको पुलिस क्या करती है कि जेल में बंद करती है, और उस पे फिर न्यायालय में मुकदमा चलता है, और उसके आधार पे उसे दंडित किया जाता है। लेकिन निवारक निरोध में यह भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध में शामिल होना हो रहा है या होना चाहता है, और या आपराधिक कोई एक्टिविटी कर रहा है जिससे देश को नुकसान या सामाजिक शांति भंग होने वाली है, तो उस व्यक्ति को उसके घर में ही कैद कर दिया जाता है। इस चीज का प्रयोग हम लोग हाल के ही दिनों में, जब 370 जम्मू कश्मीर से हटा था, तो आप देख रहे होंगे कि वहां के जो नेता थे, स्थानीय नेता, वह इसका विद्रोह भड़का सकते थे, जिससे सामाजिक शांति भंग हो सकती थी, इसलिए उन्हें उठा के निवारक निरोध विधि के तहत अरेस्ट कर दिया गया था, नहीं अंदर कर दिया गया था। तो आइए पहले देखते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या अधिकार है, और फिर देखेंगे कि निवारक निरोध कानून के तहत निरोध किए गए व्यक्ति को क्या अधिकार है। ये देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को क्या अधिकार है। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी का कारण शीघ्र अतिशीघ्र जानने का अधिकार है, और अपने रुचि के विधि व्यवसाय या वकील से परामर्श करने का अधिकार है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आई है और आपको गिरफ्तार कर रही है, तो आपको यह भारतीय संविधान अधिकार देता है कि आप उससे पूछें कि हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, यानी गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, इस चीज के कारण जानने का आपको अधिकार है। दूसरा बात है कि अगर आप गिरफ्तार हो गए तो अपने बचाव के लिए अपने रुचि का आप कोई भी वकील रख सकते हैं। यानी आपको अगर, बहुत लोग जैसे वकील को एफर्ट कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको यह होता है कि उनको वकील सरकार मुहैया कराती है। यानी अपने रुचि के विधि व्यवसायी रखने का आपको भी अधिकार है। आप अपने रुचि के वकील से बात करें, अपना बचाव करवाएं, या जो भी करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 22(2) का क्या कहता है। गिरफ्तारी के क्षण से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने समुपेश होने का अधिकार है, यात्रा और छुट्टी के समय को छोड़कर। यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उससे जो निकटतम मजिस्ट्रेट होंगे, जो निकटतम जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, उसके सामने पेश होने का उसको अधिकार है, और वो भी 24 घंटे के अंदर। और 24 घंटे के अंदर में उसे पेश किया जाएगा, लेकिन उसमें यात्रा और छुट्टी के समय को छोड़ दिया जाता है। तो जैसे आप देखते होंगे कि पुलिस अधिकतर लोगों को शनिवार को शाम को अरेस्ट करती है, या शनिवार को अरेस्ट करती है। जब शनिवार को अरेस्ट करेगी तो रविवार तो छुट्टी है, तो उसको 24 घंटा जो मिल गया वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसीलिए इस अनुच्छेद का जो जो ये वाला मसौदा है, यात्रा और छुट्टी के समय को छोड़कर, इसका प्रयोग बहुत अच्छे से करती है। और प्रयोग करके आपको पता ही है कि पुलिस क्या करती है। तो गिरफ्तारी के क्षण से 24 घंटे तक निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आपको अधिकार है, और यात्रा और छुट्टी के समय इसमें छोड़ दिया जाएगा। और आप ये भी इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को उसे कैद करके रखना है, या जुडिशियल कस्टडी में रखना है, या पुलिस कस्टडी में रखना है, तो वह मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही संभव हो पाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए जो अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) में जो अधिकार है, यह अधिकार निम्नलिखित को प्राप्त नहीं होगा, यानी विदेशी शत्रु को प्राप्त नहीं होगा, और निवारक निरोध विधि के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को यह प्राप्त नहीं होगा। मतलब इसका यह हुआ कि आप तो विदेशी शत्रु हैं, तो आपको तो जांच करना अनिवार्य है, तो आपको ये थोड़ी अधिकार दे दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तानी कोई आतंकवादी भारत में पकड़ा जाए, तो उसे 24 घंटे के अंदर में थोड़ी पेश किया जाएगा, उसको कस के कूटा जाएगा, और कूट के उससे पूछा जाएगा कि तुम क्या करने आए थे, और उसके बाद न्यायालय में भेजा जाएगा। पहले पूरा साक्ष्य जुटाया जाएगा। यानी विदेशी शत्रु यह नहीं कर सकता है कि आपके संविधान में तो ये कहा गया है, नहीं आप शत्रु हैं तो आप हमारे देश के कानून का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी विदेशी शत्रुओं को तो यह प्राप्त ही नहीं है। और दूसरा बात है कि निवारक निरोध विधि के तहत किसी को अरेस्ट किया गया है, तो उसके किस आधार पे ले जाकर कोर्ट में कहा जाएगा कि सर इस पे हमको शक हो रहा है कि यह व्यक्ति अपराध में संलिप्त हो सकता है, अपराध करने वाला है, इसे आप दंडित कीजिए। तो न्यायालय किस आधार पे दंडित करेगी। यानी जो निवारक निरोध, यानी अपराध के शक में किसी व्यक्ति को अगर उठा के कैद किया जाता है या निरुद्ध कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को भी यह अधिकार नहीं होगा कि 24 घंटे के अंदर तुम जाओ पेश करो, या अपने मर्जी के वकील रखो। ये चीज भी उनको अधिकार नहीं होगा।
अब देखिए, ये तो गिरफ्तार व्यक्ति को जो अधिकार था वो हम लोग पहले देख चुके हैं, और किसको यह प्राप्त नहीं है, गिरफ्तार व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है देखिए। अब देखिए, निवारक निरोध कानून के तहत निरोध किए गए व्यक्ति को क्या अधिकार है। देखिए, किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरोध कर न रखे जाने का अधिकार है जब तक सलाहकार बोर्ड प्रतिवेदन न दे। यानी अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत अगर निरोध किया गया है तो उसको 3 महीने से अधिक नहीं रखा जा सकता है। अगर 3 महीने से अधिक रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड बनाई जाती है जो हाई कोर्ट के जजों के, यानी जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं या जज हैं अभी, उनको मिलाकर एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया जाता है, और वह सलाहकार बोर्ड फिर बताती है कि इन व्यक्ति को जो निवारक निरोध कानून के तहत निरोध किया गया है इसको थोड़ा और अधिक रखने का समय है या इसे छोड़ देने का समय है। जैसा वो सलाहकार बोर्ड प्रतिवेदन करेगी वैसा ही उसे निवारक निरोध में किया जाएगा, लेकिन 3 महीने किसी व्यक्ति को इसी तरह रखा जा सकता है निवारक निरोध के तहत। यह कहता है अनुच्छेद 22(4). अब देखिए, इसमें इसका परिधि और भी बढ़ा है। इसमें यह है कि निरोध या गिरफ्तार का कारण जानने या आवेदन करने का अधिकार, यानी जो व्यक्ति को निरोध किया गया है वह जो व्यक्ति है वो इसका कारण जानने का उसको अधिकार है। वो कारण जानने के लिए आवेदन कर सकता है या कह सकता है कि आप हमें किस कारण से अरेस्ट किए हैं या किस कारण से निवारक निरोध विधि के तहत हमको निरोध करके रखे हुए हैं, इस चीज को आप बताइए। तो वह उनको अधिकार होगा जो जान सकते हैं। लेकिन देखिए, निवारक निरोध कानून के तहत जिनको अरेस्ट किया जाता है ना, जिनको निरोध किया जाता है उनको यह बताया भी नहीं जाएगा। अगर यदि कारण बताया जाना, यानी उनको निरोध किए जाने का कारण बताया जाना लोक हित के लिए हानिकारक हो या लोक हित के विरुद्ध हो तो उनको कारण भी नहीं बताया जाएगा, ऐसे ही उठा के रखा जाएगा। समझ रहे हैं कि मतलब कारणों नहीं बताया जाएगा। अगर लोक हित के विरुद्ध है तो उठा के रहो, अंदर रहो, चुपचाप जैसे रख रहे हैं रखो, खाओ पियो आराम करो, यही तुम्हारा काम है, कुछ ज्यादा उछल कूद मत करो। और इसमें होगा कि निवारक निरोध कानून संसद बनाएगी, अनुच्छेद 22(7) कहता है। अब देखिए होता है क्या, ये जो ये अनुच्छेदवा है ना निवारक निरोध कानून, तो संसद तो बहुत कानून बनाई है। जैसे अभी सक्रिय है हमारा यूएपीए, जब इंदिरा गांधी का सरकार था तो मीसा कानून एक्टिव था, और आपको पता होगा कि इस अनुच्छेद का प्रयोग इमरजेंसी के दौरान काफी अच्छे से हुआ था। जिसने सारे नेता सबको उठाकर, जो भी विरोध करने वाले नेता थे उस समय जेपी का मूवमेंट चल रहा था, जितने भी मूवमेंट के नेता थे सबको उठा के अंदर कर दिया गया था। इसी के दौरान जेपी के आंदोलन से हमारे बिहार के बहुत नेता निकले, या भारत में विभिन्न जगहों के बहुत नेता निकले। उसी में एक का नाम हम आप लोग सुने होंगे, लालू प्रसाद यादव। उनको भी मीसा कानून के तहत उठा के जेल में डाल दिया गया था और कोई गिरफ्तारी का कारण बताए बिना। और उसी के दौरान उनकी एक बेटी का भी जन्म हुआ जिसको उन्होंने मीसा नाम दिया। मीसा भारती का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यानी जो ये कानूनवा है ना, इसका प्रयोग बहुत अच्छे से करती है सरकार, बहुत अच्छे से सरकार करती है। और मीसा कानून के तहत उनको, लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करके अंदर रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, काफी लोगों को रखा गया था। तो इसका प्रयोग तो सरकार काफी करती है, जिसपे भी शक होता है उसको उठा के अंदर डाल देती है। जैसे देखिए कश्मीर में कैसे हुआ, जो भी नेता विरोध करने वाले थे उनको उठा के अंदर डाल दिया गया और उनको कारण भी नहीं बताया गया। यही है चर्चा। और जो आपको बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को तो अधिकार भी है, लेकिन जिनको निवारक निरोध के तहत निरोध किया जाता है, निवारक निरोध विधि के तहत, उनको अधिकार काफी सीमित हो जाता है, और वह जो फैसला होता है वो लोकहित के लिए होता है और लोकहित के पक्ष में होता है। तो चलिए, यही था आज का सेशन, और फिर हम लोग अनुच्छेद 23 से अगले सेशन की शुरुआत करेंगे, यानी शोषण के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उस चीज का हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से चाहूंगा जाने का इजाजत। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो हर किसी तक पहुंचना चाहिए और उस व्यक्ति को अपना अधिकार जानने का पूरा अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।